हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे होने वाले एसएससी के और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए दोस्तों जो ये सेट है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, और जो पिछले वीडियो है ना, आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, वीडियो सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे ज़रूर देखिए। ओके, चलिए देखिए, आज का क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंध रखता है। ओके, अब देखिए दिया गया है कि प्रसन्नता और दुख, जैसे कि प्रसन्नता का विलोम शब्द दुख होता है, उसी प्रकार वैषम्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो वैषम्य के अगर विलोम शब्द की बात करें तो वैषम्यता मतलब होता है कि दूसरों से बैर का भाव रखने वाला। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समरसता, जो सबसे समान भाव रखे, यानी कि समरसता जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा समरसता जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैषम्य का अपोजिट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक्वायर को ACAQCAUEIR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डिक्लाइन को क्या लिखा जाएगा। पहले हम समझते हैं कि एक्वायर को कैसे उसने सॉल्व किया है, उसके बाद हमने डिक्लाइन का पता लगाना है। ओके, तो देखिए ACQUIR और E। अब देखिए बनाया कैसे उसने, Q, C और A। अगर इन तीन शब्दों को हम देखें तो आप देखो, जो A यहाँ पे है उसने यहाँ पे कर दिया है A को, और जो Q यहाँ पे है उस Q को उसने यहाँ पे कर दिया है, और C को जो है उसने जो उसका स्थान है वहाँ पे सेम रखा है। अगर हम बात करें U की, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो है U, E, I और R। यानी कि आप देखो U को उसने सेम रखा है, U को सेम रखा है, उसने क्या किया है I को देखो आप यहाँ ले गया, E को फिर I को यहाँ ले गया, E को यहाँ लाया और R को ऐसे किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हमें पैटर्न का समझ में आ गया कि उसने कैसे सॉल्व किया है, तो आइए हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं डिक्लाइन को। चलिए DECLIN और E, ठीक है, डिक्लाइन है हमारा। तब देखिए समझ लेते हैं हम अच्छे से। डी को हमने कहाँ रखना है, देखो आप, सी को हम ऐसे करते हैं तो सी यहाँ आ गया, ई हमारा सेम ही रहने वाला है, और डी जो है यहाँ आ जाएगा। CED मिला हमें। एल जो है सेम का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे यू को जो है वो जहाँ पे इसका स्थान है वहीं पर रखा है। ओके, अब देखो आप आई की बात करो तो एक स्थान आगे ले लो आप आई को, तो आई की बात करो तो यहाँ पे एन हो जाएगा। ई की बात अगर हम आर की बात करते हैं, एन की, आई के बाद जो आर है उसने एन को कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, और ई को कहाँ रख देगा, ई को वो यहाँ रखा है। सॉरी, यहाँ पे एन होगा, आई होगा, तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आई करना है। ओके, चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आई कर देना है। देखिए, यानी कि ये जो है हमारा यहाँ से करेक्ट जो है वो कोड में आ गया है। ओके, तो क्या आ रहा है, CEDLEI और N, CEDLEI और N, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देखो आप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वाद्य यंत्र दिए गए हैं, 3 किसी भी प्रकार से समान है, और जो एक असंगत है ना, उस असंगत का हमें जो है चयन करना है। अब देखिए दिया गया है तबला, मृदंगम, सितार और ड्रम्स। ओके, ड्रग्स नहीं है, ड्रम्स है। ओके, अब देखो आप, हमें तबला जब बजाना होता है तो उस पर हमें पीटना पड़ता है। अब तबला जब तबला जब बजता है तो आप देखते हो उस पर पीटा जाता है। जब मृदंग बजता है तो उस पर भी चोट किया जाता है। जब ड्रम्स बजते हैं तो उस पर भी पीटा जाता है। लेकिन सितार जब बजता है ना, जब सितार बजता है तो उसमें तंतु लगी होती है,
ऐसे ऐसे सितार जो है उसमें तंतुएं लगी होती है, इस तरह की तार, उसको जो है सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना होता है, यानी कि इस पर पीटा नहीं जाता है सितार पे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी डिफरेंस है, असंगत है, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, यानी कि आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ओके, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 3, 6, 8, 16, 18 और 36 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे लिखना है। तो अगर आप बात करो यहाँ पे, देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। 3 से 6 कैसे आएगा, अगर हम इंटू 2 कर देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ओके जी, अगर 6 से 8 में देखें तो अगर हम +2 कर दें तो 6 2 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इंटू 2 और +2 एक पैटर्न में लगा। आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा 8 से 16 बनाने के लिए इंटू 2 हम करेंगे जी, और 16 से फिर 18 बनाने के लिए फिर हमें 2 करना ही होगा। यानी कि जो आगे वाला पैटर्न है इंटू 2 और +2 का यहाँ भी फॉलो हुआ। तो उसी प्रकार इसे भी चेक कर लेते हैं। तो इंटू 2 करेंगे तो 36 हुआ, और फिर 36 में हमें क्या करना होगा, +2 करो आप, तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 38 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखो आप, जैसे 5, 6 और 7 का यूज करके 384 बना, 4, 5 और 6 का यूज करके 245 बना है, उसी प्रकार 3, 4 और 5 का यूज करके ना हमें वहाँ पे जो संख्या आएगी बनाना है। तो दोस्तों एक बात आप देखो, संख्या छोटी छोटी है, जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं तालिकाओं में वो छोटे हैं, पर उनका जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो तो बड़ा है जी, बड़ा है। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन से तो काम होने वाला है नहीं, तो मल्टीप्लाई भी करके आप अगर देखो तो 6 5 30 और 7 210 होता है, तो मल्टीपल से भी ये ना होने वाला है। तो जब ना एडिशन से होगा, ना ही सब्ट्रैक्शन से हो रहा है, ना ही मल्टीपल से हो रहा है, तो एक बार हम स्क्वायर करके चेक कर ले। इसका 5 है, ओके, 5 का हमने 5 पे अगर हमने एक स्क्वायर किया, 5 पे हमने 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने 6 का स्क्वायर किया, और फिर हमने 7 का कितना किया, क्यूब किया। ओके, हमें ऐसे सॉल्व करना है, यानी कि 5 पे पावर 1, 6 पे पावर 2 और 7 पे पावर 3। ओके, अब देखो आप, 5 तो 5 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 36, और 7 का जब हम करते हैं तो कितना होता है 343। यानी कि 343, 36 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं दोस्तों तो कितना आता है हमारा 348 ही आएगा। आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चला कि पहले नंबर पे पावर 1, दूसरे नंबर पे पावर 2 और तीसरे नंबर पे जो है पावर 3 यूज किया जाएगा। ओके, तो क्यों ना, अगर ये पैटर्न अगर सही है तो आइए हम इसको भी करके देख लेते हैं। यानी कि 3 पे पावर 1 कितना हो जाएगा हमारा 3। आप यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, 3 पे अगर हम पावर 1 करते हैं, 4 का पावर 2 करते हैं और 5 का पावर 3 करना है। ओके, तो 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा 3, 4 का पावर 16 और 5 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा 125 होगा। चलिए इसको अब हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। 5 और 6 11 और 3 कितना होता है 14। एक हमारे पास बचा, 2 1 3 और 1 4 और 1, यानी कितना हो रहा है 144 144 144 यहाँ पे आएगा। यानी कि इस जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसके जगह पे हम 144 जो है वो लिख सकते हैं, 1 4 और 4। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज जो है वो पूर्व की ओर 9 मीटर चलता है। तो चलिए सूरज को चलाते हैं हम लोग। सूरज जो है यहाँ से चला हुआ
पूरब की तरफ चलाना है सूरज को। सूरज पूरब की ओर 9 मीटर चलता है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं ताकि लगे कि 9 मीटर सूरज चला हुआ है। देखिए सूरज जो है यहाँ से 9 मीटर जो है सूरज पूरब की ओर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, यानी सूरज अपने बाएं मुड़ा पूरब की तरफ। देखिए ऐसे चला, फिर बाएं यानी इधर की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, ठीक है। ऐसे आया और सूरज कितना चला, फिर सूरज जो है 5 मीटर चलता है। फिर करेगा, फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि इस दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है, फिर सूरज जो है वो 5 मीटर को चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, अच्छा, और 8 मीटर चलता है, ठीक है। 5 और 3 8 कर दिया हमने, ये 8 मीटर चलता है, ओके जी, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ने का मतलब कि और 5 मीटर चलता है, नहीं, अच्छा इधर मुड़ेंगे, फिर सूरज जी इधर मुड़े और 5 मीटर इन्होंने फिर चले, फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि सूरज फिर इधर की तरफ मुड़ेगा। सूरज कहाँ मुड़ेगा, आप देखो, आप यहाँ पे फिर सूरज मुड़ता है दाएं और ऐसे कितना चलता है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो चलता है, फिर वो 3 मीटर चलता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है ना ये 8 का है, ये भी 8 हो गया। अब पूछ रहा है 3 मीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो सीधी सी बात है, जब ऐसे चला है ऐसे तो उसका मुख उत्तर की तरफ है। ये किस दिशा में है, तो उसका मुख उत्तर की तरफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। सूरज पहले 9 मीटर चला पूरब की तरफ, फिर अपने बाएं साइड में मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वो अपने दाहिने साइड में मुड़ा, 5 मीटर चला, फिर दाहिने साइड में मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। फिर वो अपने दाहिने साइड में मुड़ा और 5 मीटर चला, और फिर वो अपने दाएं मुड़कर जो है वो 3 मीटर चलता है। तो अब पूछ रहा है कि वो किस दिशा में है, तो सीधी सी बात है, ये दिशा जो है उत्तर की है, तो उत्तर दिशा में है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में जो है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि जो राहुल है ना वो राज का भाई है। किसका भाई है, तो जो राहुल है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। राहुल जो है वो किसका भाई है, तो राहुल जो है वो राज का भाई है, ओके। तो राहुल और राज जो है ये ब्रदर है, ओके। राधा रमन की बहन है। राज जो है वो राधा का पुत्र है। राज किसका पुत्र है, तो राज जो है वो राधा का पुत्र है। राज जो है किसका पुत्र है, राधा का पुत्र है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि राधा जो है वो रमन की बहन है। राधा किसकी बहन है, राधा रमन की बहन है। ये राधा रमन की ये बहन है, ये इसका भाई है, ये ब्रदर है, और ये इसकी मदर है, ओके, ठीक है। फिर कह रहा है, अच्छा हो गया, ये तो सॉल्व हो गया। राहुल राज का भाई है, राहुल और राज भाई हैं। राधा रमन की बहन है, तो राधा रमन की बहन है। राज राधा का पुत्र है, राज राधा का पुत्र, ओके हो गया, ठीक है। तो क्या रहा है कि फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है, राहुल का यानी इस पॉइंट का राधा से, तो राधा तो क्या हुई आप बताओ, राहुल का राधा से क्या संबंध है, राधा से, तो राधा का क्या है, तो राधा का बेटा होगा। राहुल का राधा से क्या संबंध है, तो राधा का ये बेटा होगा, पुत्र होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बी का अर्थ है ब्रैकेट, ओके ओके जी, चलो चलिए दोस्तों, बी का अर्थ है यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद 700, ए का अर्थ है +11 0 110। एस का अर्थ क्या है यहाँ पे, एस का अर्थ है -90। एफ का अर्थ क्या है, एफ का अर्थ है ये ब्रैकेट क्लोज, ओके ओके जी। डी का अर्थ क्या है, फिर देखो डी का अर्थ है भगा, और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है, अच्छा फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर 9, और एम भी है, एम का अर्थ है इनटू, ओके 10। एस का अर्थ कहाँ है, एस है, हाँ एस का अर्थ है
10 और F का अर्थ है ब्रैकेट क्लोज। ओके जी, चलिए ये तो हमने देख लिया कि इसको ये क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे जो लेटर्स है ना उसका सिंबल जो है ये दिया हुआ है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 9 गुणे 10 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये तो 80 हो गया जी। 9 और गुणे 10 कितना हुआ, 90 माइनस 10 80। अच्छा, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 700 और कितना हुआ 110, यानी कि 810। 810 हुआ, तो 810 में से आप इसमें से ये माइनस कर दो ना पहले, तो कितना हो जाएगा 20 बचेगा, और 720 हो गया ये, तो ये हो गया 720। इसको आप काट दो और 8 से 9 बार में चला गया, 8 9 72, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना आया, 9 आया है ना। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, कुछ नहीं दोस्तों, जो करना है हमें सिर्फ इस ब्रैकेट को जितना जल्दी हम इसे लिख लें बस उतना ही समय लगने वाला है इसमें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच में जो संबंध है ना उसे सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए, बहुभुज है, चतुर्भुज है और त्रिभुज है। तो दोस्तों एक बात आप समझो, बहुभुज का मतलब कि जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, यानी कि बहुभुज का मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। तो अगर ये बहुभुज हो गया तो चतुर्भुज और त्रिभुज ये भी तो इसमें आ सकते हैं ना, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक से ज़्यादा भुजाएं। तो वही कह रहा है कि बहुभुज हो जाएगा ये, उसके अंदर ये हमारा चतुर्भुज हो जाएगा और उसके अंदर त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि जब बहुभुज कर रहा है तो ये भी तो बहुभुज है, इसमें भी तो एक से ज़्यादा भुजा है। तो ठीक है, यानी कि ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर सी से है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ए अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, यानी कि त्रिभुज ए जो है वो लोग अरबी बोलते हैं। वृत्त जो है हमारा वो चीनी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। अच्छा, जो वृत्त वाले हैं वो चीनी भाषा बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। जो हमारा चतुर्भुज है वो चतुर्भुज जो यानी कि के जो है कोरियाई बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। अच्छा, ये लोग कोरियाई बोलते हैं। और आयत बचा हमारा ये लास्ट में, आयत डच। अच्छा, ये डच बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम लोग डच भी बोल के देख लेंगे एक बार। चलिए ठीक, ये तो हो गया। अब हमें देखिए कि पूछ क्या रहा है। करें कि ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो हमें फाइंड आउट करना है। करें कि कुछ लोग हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो चारों भाषाओं को बोलते हैं। न जी, चारों भाषाओं को बोलने वाले कहाँ हैं? चारों भाषाओं को, क्योंकि ये डी डच तो अलग हो गया, तो ये असत्य हो जाएगा, ये होगा नहीं। करें कि डच बोलने वाले लोग, कुछ लोग या तो अरबी या कोरियाई बोल सकते हैं। डच बोलने वाले लोग कुछ जो हैं वो तो अरबी या कोरियाई बोल सकते हैं। हाँ, एकदम बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं देखिए, कुछ डच बोलने वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं ये तो अरबी बोल सकते हैं, अरबी यानी कि ये वाला हिस्सा, और कोरियाई बोल सकते हैं, कोरियाई यानी कि ये वाला हिस्सा। हाँ जी, बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सटा हुआ है, उसके पार्ट जो है टच हो रहे हैं, यानी कि बी यहाँ पे सही है। तो यानी कि कौन सा कथन सत्य है यही पूछ रहा था, तो बी वाला ही कथन सत्य है। ठीक है, तो हमें आगे क्या देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PQRSTU एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं। इमारत में सबसे निचले वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। ओके, उसके ऊपर क्रमांक 2, फिर क्रमांक 3, फिर क्रमांक 4, फिर क्रमांक 5 और फिर क्रमांक 6 जो है, इस तरह से मंजिलें यहाँ पे डिवाइड की हुई। ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अभी हम यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि R और Q की मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं। R और Q की जो मंजिल है, आप यहाँ पे नोट करो, R और Q के बीच जो मंजिल है ना, वहाँ पे 3 लोग रहते हैं। ये हमें हमारा एक जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिल गया, R और Q के बीच 3 लोग रहते हैं। ठीक है, अभी तो रख नहीं सकते हैं ना, पहले देखते हैं। आप देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। R और Q की मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि R और Q का कोई जो एक होता है ना फिक्स स्थान, वो नहीं पता है हमें, तो जो फिक्स मिलेगा ना उसे पहले हम रखेंगे। करें कि
टी जो है पी की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। टी कहाँ रहता है? तो पी की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है टी। अच्छा, अब यू जो है क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू कहाँ रहता है? तो क्यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है यू। ये भी हमने देख लिया। ओके जी। कह रहा है कि आर जो है एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। आर कहाँ रहता है? तो एस के मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है हमारा आर। ओके, ये हो गया। अभी कहीं भी कोई कंफर्म इसका जो प्लेस है हमें पता नहीं चला है। ओके, अब देखिए, अब कह रहे हैं कि टी मंजिल क्रमांक 4 पे रहता है। एक चीज़ हमें कंफर्म यहाँ से पता चला किसके बारे में? तो टी के बारे में। टी मंजिल क्रमांक 4 पे रहता है। तो जब टी मंजिल क्रमांक 4 पे रहता है और क्यू जो है मंजिल क्रमांक 5 पे नहीं रहता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो क्यू नहीं होगा। ओके, 5 पे। चलिए, जब टी मंजिल क्रमांक 4 पे रहता है तो टी के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है पी। आप यहाँ पे पी रखिए, ये वाला हिस्सा काटिए। इसका इन्फॉर्मेशन हमने पूरा कर लिया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है हमें कि आर और क्यू के बीच 3 लोग रहते हैं, हमें ये वाला देखना है। तो दोस्तों एक बात आप समझो, आर और क्यू के बीच यहाँ पे क्यू आएगा नहीं 5वें स्थान पे। तो अगर यहाँ पे क्यू ना आए तो अगर हम आर रखें तो आर और क्यू के बीच कितने लोग रहते हैं? 3। तो आर अगर यहाँ पे आप रखते हो, आप रख के देखो, यहाँ पे अगर आर रखे तो 1 2 3 क्यू, इसके नीचे कुछ बचेगा क्योंकि क्यू जो है क्यू यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे ऊपर यू आना है, यू आना है। तो यहाँ पे आर, अगर हम आर यहाँ पे रखते हैं और क्यू यहाँ पे रखते हैं, आप समझो क्यू नहीं हो सकता है। तो अगर क्यू नहीं हो तो अगर आर रख के हम देख लें तो आर और क्यू, हाँ जी, ये तो ठीक बैठ रहा है। तो चलिए, आर यहाँ पे हुआ तो 1 2 3 मंजिल छोड़ के क्यू हुआ। ओके, यानी कि ये वाला भी हमारा सिचुएशन को हमने पूरा कर लिया। क्यू के ऊपर कौन रहता है? तो क्यू के ऊपर यू रहता है और आर के ऊपर एस रहता है। ये तो पूरा हो गया जी। बस क्यू जो कहा था ना, देखिए, ये तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा टाइम लेगा, पर ये तो बहुत अच्छे से फिट हो गया। यहाँ पे बस क्यू नहीं रखना था, क्यू की जगह पे और आर रखना था। अब देखिए सॉल्व हो गया। देख लेते हैं। कह रहा है कि पूछा गया है कि मंजिल क्रमांक 6 पे कौन रहता है? एस बाबा रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा शिलॉक्स का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सभी कप जो हैं, जितने भी कप हैं वो क्या हैं? वो बोतल हैं। और सभी बोतलें जो हैं वो क्या हैं? वो पैन हैं, यानी कड़ाही हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम बन गया। कह रहा है कि सभी कप पैन हैं, सभी कप पैन हैं। सभी कप अगर बोतलें हैं तो सभी कप पैन भी हैं। ओके जी। कह रहा है कि सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतलें कप हैं। नहीं जी, सभी कप जो है ना, सभी कप जो है वो बोतलें हो सकती हैं और कुछ बोतल कप हो सकते हैं, पर सभी बोतल जो है वो कभी कप नहीं होंगे। सभी बोतलें कप हैं ना जी, नहीं है, ये गलत है। कह रहा है कि सभी पैन कप हैं। उसी तरह देखिए, सभी कप जो है वो पैन हो सकते हैं और कुछ पैन जो है वो कप हो सकते हैं, पर सभी पैन कप नहीं हो सकते, ये भी गलत है। कह रहा है कि कुछ पैन बोतलें हैं, हाँ, कुछ पैन बोतलें हो सकती हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन हम देखें? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 जो है वो पालन करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कथन और निष्कर्ष का है। आइए इसे समझते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कह रहा है कि चक्रवात सेपा कि आज 3 बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना, यानी कि 3 बजे शाम को जो चक्रवात सेपा है उसे आने की संभावना है। 11 AM बजे से बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्र, भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। कुल मिलाकर ये कहा गया है कि 3 बजे जो बालासोर तट पर चक्रवात सेपा आएगा उससे 1 घंटे पहले, यानी कि 2 PM से 9 PM तक जो है वो विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की आशंका है उसके कारण। ओके, चलिए अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है जानते हैं, और कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है वो हमें फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि आज 3 बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। भाई उसने तो कहा ही है कि 2 से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की आशंका है, तो कटौती हो सकती है उसने भी कहा है, यानी कि ये सही है। यहाँ से निष्कर्ष सही निकल रहा है इस कथन के अनुसार।
कह रहा है कि चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित होगा। हाँ जी, ये भी तो सही है, जब चक्रवात आएगा तो क्यों मछुआरे जाएंगे, यानी कि ये भी यहाँ से करेक्ट होने वाला है। यानी कि 1 और 2 दोनों जो है वो पालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हम देखते हैं कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 जो है दोनों इसका पालन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, इजी सा है, कथन है और निष्कर्ष यहाँ भी, आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते हैं। कितने जीते हैं, तो लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते हैं, और क्रिकेट में जो है ना वो 19 में से 11 मैच उन लोगों ने हार गए। इन्होंने हॉकी में 17 मैच खेला, उसमें से 12 मैच जीत गई, और यहाँ पे जो है 19 मैच खेला, उसमें से 11 मैच हार गए। ओके, चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष कह रहा है कि लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने की ज़रूरत है या खेलने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हारी है इसलिए। देखिए, हारने से ये थोड़ी ना होता है कि ज़्यादा मैच खेले तो हम ना हारे। इसके लिए प्रयुक्त शब्द हो सकता था कि लड़कियों की टीम को अधिक से अधिक क्रिकेट मैच का अभ्यास करना चाहिए ताकि वो मैच ना हारे, उन्हें समझ में आए। लेकिन ये कह रहा है कि लड़कियों की टीम को अधिक से अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए, ना ना, ये गलत है। दूसरा देखते हैं, लड़कियों को क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद है। अब यहाँ पे तो वही बात हुई ना कि अगर हमें किसी चीज़ में हार गए हैं तो हमें रुचि नहीं है, ये तो इसका कोई मतलब ना, खेल है भाई, हार जीत तो लगी रहती है। तो ये भी ना होगा कि लड़कियों को क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद है, कतई इस कथन से इसका निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी कि यहाँ पे कोई भी पालन नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। आप खुद यहाँ पे देखो, कह रहा है कि लड़कियों को क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद है, यहाँ पे चॉइस की कोई बात ही नहीं की गई इस कथन में। और दूसरी बात जो है, कह रहा है कि लड़कियों की टीम को अधिक से अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। देखो, क्रिकेट मैच नहीं, हम ये कहो कि अभ्यास में ज़्यादा खेलने चाहिए, तो ये यहाँ पे सही होता है। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ए बी सी डी और ई में से कौन सबसे छोटा है, ये है, और ये पता करना है कि ये जो प्रश्न है इसका आंसर जो इन तीनों में से किस ऑप्शन से फुलफिल हो पाएगा। ओके, अब कह रहा है कि जो, अब देखो आप अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो कह रहा है कि ए जो है वो ई से लंबा है। क्या कहा है कि ए जो है हमारा वो ई से लंबा है, ए जो है वो ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से छोटा है। ओके, दूसरा कह रहा है कि बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। अच्छा, बी जो है वो सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ओके जी, अब तीसरे में कह रहा है कि सी से लंबा कौन है, तो सी से लंबा है, सॉरी, सी से लंबा कौन है, तो सी से लंबा है डी, सी से लंबा हमारा डी है। ओके, और ए जो है वो बी से लंबा है, ए जो है वो बी से लंबा है। ठीक है, अब देखो आप, हमें कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं, अगर आप इन तीनों को मिला दो, तीनों को चलिए हम मिलाते हैं, तो पहले ए लेते हैं, तो ए से बड़ा कौन है, तो ए से बड़े तो डी हैं। अब नीचे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए है, ए से बड़ा कौन है, तो ए से बड़ा है डी। ठीक है, और ए से बड़ा ई है, और यहाँ पे देखो आप, ए से बड़ा है डी और डी जो है वो सी से भी बड़ा है, डी जो है वो सी से भी बड़ा है, तो ये हो गया। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, अगर इन सबको हम सॉल्व करें ना तो देखो आप, ए से ये यहाँ पे ये से हो जाएगा, हाँ जी ये तो ठीक है, और ए से भी, ए से छोटा अगर देखें हम, तो ए से छोटा कौन है, तो ए से छोटा हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, और सी से छोटा हो गया बी, और बी से छोटा हो गया ई। हाँ ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऐसे हुआ। तो आप हमसे, आप देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है ई, लेकिन
उसने कहा क्या है कि इन तीनों में से कौन सा डेटा हमें यूज करना पड़ा। तो दोस्तों देखो, आप डेटा तो तीनों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तीनों डेटा को यूज किए हुए ये निकल ही नहीं पाएगा। यानी कि कहाँ पे है, कथन, तीनों डेटा तो यूज हुआ ही है यहाँ पे, 1 2 3, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। वही तो कहा हमने कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है क्या, क्योंकि तीनों डेटा यहाँ पे पर्याप्त हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अच्छा चलिए इससे, ये तो लाइनिंग का क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर है। भला है उत्तर की ओर है, इजी होगा ये, 2 3 4 5 और 6 उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओके, उत्तर की तरफ। कह रहा है कि पी और एस जो है वो पंक्ति के सिरों पे बैठे हैं। ठीक है, पी और एस पंक्ति के सिरों पे बैठा दिया हमने। कह रहा है कि पी के ठीक बगल में बैठा है टी, तो पी के ठीक बगल में बैठा है टी, और जबकि यू जो है एस के ठीक बगल में बैठा है, यू जो है एस के ठीक बगल में बैठा है। क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति यू बैठा है। आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो बचा हमारा क्या, फिर यहाँ पे ये तो सॉल्व हो गया जी, पी टी हमारा बच गया, यहाँ पे आर ही बच गया ना, आर बच गया यहाँ पे। हाँ, पूछ क्या रहा है हमसे, पूछा था हमसे, देखिए ये सॉल्व हो गया। ठीक है, पूछा है कि आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आर के अलावा क्यू के बगल में यू बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए चित्रों में से किनके संयोजन से दिया गया चित्र पूरा होगा। यानी कि ये प्रश्न आकृति जो है, इन आकृतियों में से, उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति का यूज करके ये प्रश्न आकृति जो है वो बनाई जा सकती है। ओके, तो देखो आप, पहले तो ये वाला हिस्सा चाहिए हमें, ऐसा जो ये सराउंड वाला हिस्सा, ऐसा हिस्सा चाहिए हमें, तो यहाँ से मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से ये मिल रहा है। ठीक है, फिर हमें कौन सा चाहिए हिस्सा, फिर अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमें कौन सा हिस्सा मिल जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हमें चाहिए एक ऐसा बन रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ऐसे वाला, तो ये यहाँ भी है, और फिर ये जो वाला हिस्सा हमें चाहिए जो ऐसे बना है। हाँ तो ठीक है, यानी बी सी डी हमें चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। आप खुद भी देखो, बी सी और डी यहाँ पे जरूरत है हमें इस प्रश्न आकृति को बनाने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, करें कि नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन करें। दर्पण छवि, अगर यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है नीचे की तरफ, जो दर्पण है वो नीचे की तरफ रखा है, तो भाई आप कैसे करोगे, इस संख्या, ये जो टी लिखा हुआ है ना, ये सीधे अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है। आंख मूंद कर भी आप इसे सॉल्व करके आगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, अगर देखो, अगर दर्पण यहाँ पे रखा होता ना, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होता, फिर तो अगर ऑप्शन ये है, अगर दर्पण यहाँ पे रखा होता ना, तो ऑप्शन नंबर सी फिर सही हो जाता। ठीक है ना, लेकिन दर्पण नीचे रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके, ठीक है, अच्छा एंड हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने अच्छे तरह से आपको समझाने की कोशिश की, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया। सो आपको अगर हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के एक और सेशन में, जब तक एग्ज़ाम ना ख़त्म होगा और जब तक क्या हमेशा आपकी रीजनिंग की क्लासेस चलती रहेंगी। ओके, ठीक है दोस्तों।